बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, आई एम वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 और आज हमारा टॉपिक है लीवस कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट इस टॉपिक में हम ना लीवस कॉन्सेप्ट की बेस पर आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन, एग्जांपल्स और फिर आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। तो आइए आज हम आगाज करते हैं आयनिक बॉन्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, लीवस कॉन्सेप्ट के तहत, इस कॉन्सेप्ट के तहत जीएन लीवस जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया था 1914 में, इस कॉन्सेप्ट के तहत हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो आज हम आगाज करते हैं, इस लेक्चर में हम पढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड। स्टूडेंट, आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, तो आप इसको दो नाम से याद करेंगे, एक आयनिक बॉन्ड भी, या एग्जाम में आपसे इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी पूछा जा सकता है। तो पहले मैं ना इसकी डेफिनेशन से आगाज करता हूं। अगर आप आयनिक बॉन्ड इस लफ्ज पे गौर करें तो बॉन्ड का मतलब हुआ अट्रैक्टिव फोर्स, आयनिक आयंस, तो आयंस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स। आयन से मेरी मुराद है अपोजिटली चार्ज आयन, आई मीन कैटाइन और एनाइन। तो कैटाइन और एनाइन के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है, दैट अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो डेफिनेशन में हम क्या कहेंगे? द electrostatic force of attraction between oppositely charged ions। स्टूडेंट, अपोजिटली चार्ज आयन से मेरी मुराद है कैटाइन एंड एनाइन, यानी पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। तो अपोजिटली चार्ज आयंस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। हम उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ये तो आगे डेफिनेशन। अब दो बातें, वो जो पॉइंट्स है ना, वो इसकी फॉर्मेशन से रेलेवेंट है। फॉर्मेशन कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। तो अकॉर्डिंग टू लीवस के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू लीवस, जीएन लीवस, अकॉर्डिंग टू लीवस, एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड due to complete transfer of electron or electrons from one atom to another. Ionic bond is formed due to complete transfer of electron or electrons from one atom to another। एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर से आयनिक बॉन्ड बनता है। पहली बात स्टूडेंट आपने ये ज़हन में रखनी है। दूसरा पॉइंट जो आपने ज़हन में रखना वो ये है कि आयनिक बॉन्ड जो बनता है ना, वो आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड between metal atom and नॉन मेटल एटम। ये बात याद रखनी है कि मेटल और नॉन मेटल के दरमियान आयनिक बॉन्ड बनता है
और एक और बात ध्यान में रखनी है कि मेटल एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनता है। मेटल नॉन मेटल के दरमियान आयनिक बॉन्ड और नॉन मेटल्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड और मेटल एटम्स के दरमियान मेटेलिक बॉन्ड। ये 3 किस्म के ना बॉन्ड आपने किस किस एलिमेंट के दरमियान, मेटल नॉन मेटल के दरमियान आयनिक बॉन्ड, नॉन मेटल एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड और मेटल एटम्स के दरमियान मेटेलिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन मेटल एटम एंड नॉन मेटल। माय डियर स्टूडेंट, मेटल, अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखें, ये मेरे पास पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल में मैं ना जो रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप है, आई मीन जो ग्रुप ए है, उसके एलिमेंट्स का तज़किरा करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप, फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, थर्ड ए ग्रुप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ ग्रुप। अगर आप इन ग्रुप ए इनके एलिमेंट्स को देखें तो इसमें ये जो लेफ्ट साइड पे है, आई मीन फर्स्ट ए, सेकंड ए और थर्ड ए, ये जो 3 ग्रुप्स हैं इसमें मौजूद एलिमेंट्स कहलाते हैं मेटल्स। और जो आपके पास फिफ्थ है, सिक्स है और सेवंथ ग्रुप है, इसमें मौजूद एलिमेंट्स कहलाते हैं नॉन मेटल्स। तो इसका मतलब है जो आयनिक बॉन्ड है वो मेटल एटम ऑफ फर्स्ट ए, सेकंड ए और थर्ड ए और नॉन मेटल एटम्स ऑफ फिफ्थ ए, सिक्स ए और सेवंथ ए के दरमियान बनता है। अब एक और भी बात आपने जो चीजें ज़हन में रखनी है, वो मेरे पास जो मेटल्स है ना, मेटल्स स्टूडेंट, मेटल्स और नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज आपके ज़हन में बैठनी चाहिए। पहली बात, मेटल्स हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, ये पहली बात ज़हन में रखनी। दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी तो मेटल्स आसानी से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगी। तो लो आयोनाइजेशन एनर्जी, इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो मेटल्स फॉर्म द पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन, आई मीन मेटल्स फॉर्म द कैटायन बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बरक्स जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैव हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तो नॉन मेटल्स क्या करती हैं? दे गेन इलेक्ट्रॉन। हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, दे हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड दे फॉर्म नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन, और नेगेटिव आयन को हम क्या कहते हैं? एन आयन। इसका मतलब है मेटल जो है जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, नॉन मेटल उसको एक्सेप्ट करेगी। मेटल का एटम कैटायन बनाएगा, नॉन मेटल का एटम एनायन बनाएगा। और यूं मेटल और नॉन मेटल के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, और आयंस के दरमियान आयनिक बॉन्ड की वजह से आपके पास फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड होती है। माय डियर स्टूडेंट, एक और भी बात में रखनी है कि ये जो मेटल्स हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेटल्स आर electropositive in nature. On the other hand, the non-metals are electronegative in nature. अगर आप एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेटल्स आर एट हाई एनर्जी प्लेस, नॉन मेटल्स आर लो एनर्जी प्लेस। अब इस एनर्जी डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन मेटल से नॉन मेटल की तरफ ट्रांसफर होता है और जिसकी बदौलत आपके पास अपोजिटली चार्ज आयन प्रोड्यूस होते हैं और अपोजिटली चार्ज आयन के दरमियान आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। आइए हम कुछ एग्जांपल से आयनिक बॉन्ड को समझते हैं। स्टूडेंट, एग्जांपल में ना पहली एग्जांपल में आपके साथ शेयर करता हूं फॉर्मेशन ऑफ KCl, पोटाशियम क्लोराइड। पोटाशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कैसे होती है, आइए इसको देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये पोटाशियम का एटम है।
अगर आप इसमें देखेंगे तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, M शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और N शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 है। इसका मतलब पोटाशियम के न्यूक्लियस में 19 प्रोटॉन और बाहर 19 इलेक्ट्रॉन है। पोटाशियम का जो वैलेंस शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर आप ऑक्टेट रूल को देखें तो ऑक्टेट रूल हमें क्या बताता है? ऑक्टेट रूल कहता है कि हर एटम चाहता है कि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो पोटाशियम क्या करेगा? ये अपने वैलेंस शेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसका लॉस करवाएगा। माय डियर स्टूडेंट, जब पोटाशियम एटम से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, 1 इलेक्ट्रॉन के लॉस से वी गेट द पोटाशियम आयन। हमारे पास K प्लस पोटाशियम का पॉजिटिव आयन हासिल होगा और उसमें इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आर्गन जैसी हो जाएगी, नोबल गैस जैसी हो जाएगी। इसके बरक्स आपके पास ये क्लोरीन का एटम है। क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। ये क्लोरीन का एटम है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इट मींस क्लोरीन एटम को वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट को फॉलो करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। वो इलेक्ट्रॉन जो पोटाशियम ने लूज किया था वो क्लोरीन गेन करती है एंड बाय द गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वी गेट द क्लोराइड आयन। और माय डियर स्टूडेंट, क्लोराइड आयन में वैलेंस शेल ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन रखता है। अब आपके पास 2 किस्म के आयन्स आ गए। एक आपके पास आ गया पोटाशियम आयन जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन जैसी है। दूसरा आपके पास आ गया क्लोराइड आयन जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन जैसी है और दोनों आयन्स का ऑक्टेट मुकम्मल है। एक कैट आयन है, एक एन आयन है। अब इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और यूं आपके पास उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। माय डियर स्टूडेंट, ये जो पोटाशियम आयन है, क्लोराइड आयन है, ये 1:1 इससे अरेंज होते जाते हैं। पोटाशियम आयन, क्लोराइड आयन, ये पॉजिटिव नेगेटिव अरेंज होते जाते हैं और अरेंज होने पर हमारे पास ये क्रिस्टल लैटिस हासिल होता है। क्रिस्टल लैटिस। और ये क्रिस्टल लैटिस हमें बता रहा है कि इसमें जो अपोजिटली चार्ज आयन है वो स्ट्रांगली टाइटली बाउंड है और जिस फोर्स से बाउंड है दैट इज कॉल्ड द आयनिक बॉन्ड। आप ना पोटाशियम क्लोराइड जो आपके पास एवरीडे लाइफ में ये पोटाशियम क्लोराइड देख लें, ये व्हाइट क्रिस्टल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये जो मैंने आपको समझाया, ये मैंने आपको दोनों पोटाशियम और क्लोरीन दोनों का मैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर उसके लिहाज से आपको समझाया। अगर हम पोटाशियम क्लोराइड की जो फॉर्मेशन है उसको थर्मोडायनेमिकली देखें कि पोटाशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन के दौरान वेरियस इंथैल्पी चेंजेस क्या क्या आती हैं, जरा उसको देखें। मैं अब आपको फॉर्मेशन ऑफ पोटाशियम क्लोराइड इसको एंथैल्पी चेंजेस के लिहाज से ये मैं डिस्कस करता हूं। आई मीन थर्मोडायनेमिकली हम डिस्कस करते हैं कि क्या पोटाशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन के दौरान सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हुई या इंक्रीज हुई। माय डियर स्टूडेंट, एक बुनियादी बात ध्यान रखनी है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पीछे भी कि लो एनर्जी स्टेट इज स्टेबल स्टेट और कायनात की हर एक चीज चाहती है कि वो लो एनर्जी पे चली जाए। तो हम देखते हैं पोटाशियम क्लोराइड फॉर्मेशन के दौरान क्या सिस्टम ने एनर्जी गेन की या एनर्जी का लॉस हुआ, क्या सिस्टम स्टेबलाइज हुआ या डिस्टेबलाइज हुआ। तो पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था मेरे पास ये पोटाशियम का एटम था, पोटाशियम का एटम 2,8,8,1, ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये जो पोटाशियम का एटम है गैसियस स्टेट में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ और 1 इलेक्ट्रॉन के लॉस से हमारे पास ये पोटाशियम आयन बन गया और अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8 है। ये जो पोटाशियम आयन बना, 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस के लिए जो आप एनर्जी देते हैं दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और माय डियर स्टूडेंट, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटाशियम इज
प्लस 419 किलो जूल पर मोल। स्टूडेंट पॉजिटिव प्लस का मतलब है कि एनर्जी गेन हुई, तो पोटाशियम आयन की फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी गेन हुई। इसी तरह आपके पास ये क्लोरीन एटम था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7, ये गैसियस स्टेट में, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ और आपके पास आ गया क्लोरीन -1, दिस इज कॉल्ड क्लोराइड आयन, तो ये क्लोराइड आयन बना। और 2 8 8, जब आप किसी इलेक्ट्रॉन को आइसोलेटेड गैसियस एटम में ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, वो जो एनर्जी रिलीज होती है हम पीछे पढ़ के हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और चूंकि एनर्जी रिलीज होती है तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव। माय डियर स्टूडेंट, जो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो आपके पास 348.6 किलो जूल पर, 348.6, मैं राउंड ऑफ करूंगा तो ये बन जाएगी 349 किलो जूल पर मोल। यहां एनर्जी रिलीज हो रही है, यहां एनर्जी गेन हो रही है, यहां एनर्जी रिलीज हो रही है। अब आपके पास ये पॉजिटिव आयन, आई मीन के पॉजिटिव, और नेगेटिव आयन, आई मीन Cl नेगेटिव, ये दो अपोजिटली चार्ज आयंस बन गए। अब ये जो दो अपोजिटली चार्ज आयन बने हैं, पोटाशियम आयन गैसियस स्टेट में, क्लोराइड आयन गैसियस स्टेट में, अब इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन, जिसे आप आयनिक बॉन्ड कहते हैं, और आपके पास ये क्रिस्टल लैटिस बन गया, सॉलिड स्टेट में चला गया। इस दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी, डेल्टा एच लैटिस, लैटिस एनर्जी। माय डियर स्टूडेंट, ये जो लैटिस एनर्जी रिलीज हुई ये -690 किलो जूल पर, और यूं आपके पास पोटाशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। तो 3 स्टेप्स मैंने आपके सामने लिखे, इन 3 स्टेप्स के दौरान जो एंथैल्पी चेंज आती है आप उसका सम लें। अगर आप इन तीनों वैल्यूज का सम लें, आई मीन ये दोनों जो वैल्यू हैं 690 और 349, इनको ऐड करो और 419 में से सब्ट्रैक्ट करो, तो आपके पास जो एनर्जी चेंज आएगी दैट इज -620 किलो जूल पर। माय डियर स्टूडेंट, माइनस का मतलब है एनर्जी रिलीज हुई, इसका मतलब है पोटाशियम एटम क्लोरीन एटम से पोटाशियम क्लोराइड बनते तक सिस्टम में से इतनी एनर्जी रिलीज हुई। जब सिस्टम से एनर्जी रिलीज होती है तो सिस्टम लो एनर्जी पे जाता है, और हमने क्या कहा है, लो एनर्जी स्टेट इज स्टेबल स्टेट, और यूं पोटाशियम क्लोराइड की फॉर्म में आकर, आयनिक क्रिस्टल की शक्ल में आकर पोटाशियम और क्लोरीन एटम स्टेबलाइज हो गए। इट मींस आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, द सिस्टम स्टेबलाइज, वो स्टेबल हो गया। दूसरी जो एग्जांपल आज हम पढ़ेंगे वो हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, माय डियर स्टूडेंट, कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन के लिए आपको 2 चीजें चाहिए। आपको चाहिए कैल्शियम, कैल्शियम इज अ मेटल एंड इट बिलोंग टू सेकंड ए ग्रुप, while oxygen is a non-metal and it belongs to 6A group। तो मैंने आपसे कहा कि metal have tendency to lose electron due to low ionization energy और non-metal have tendency to gain electron due to high electron affinity। अब इसमें देखेंगे, मेरे पास ये कैल्शियम का एटम है। My dear student, you know the atomic number of calcium is 20। कैल्शियम के न्यूक्लियस में 20 प्रोटॉन, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस शेल जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब है वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर कैल्शियम नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहता है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहता है, तो इसका मतलब है वैलेंस शेल के दोनों इलेक्ट्रॉन को ये लूज करेगा, उसका लॉस करेगा। और जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो आपके पास ये कैल्शियम का आयन बना जिसके ऊपर +2 है, यानी डाई पॉजिटिव आयन बना। इसी तरह अगर आप ये ऑक्सीजन का एटम देखें, माय डियर स्टूडेंट, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें क्या बताती है कि इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और अगर आप इसका एल शेल देखें तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है।
क्या 4? नो, इसके एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ये कुछ जो बेसिक एलिमेंट है ना, आपको इनका एटॉमिक नंबर याद रखना। यू नो द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। अगर के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो रिमेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन दे आर इन द एल शेल। माय डियर स्टूडेंट, एल शेल इज द वैलेंस शेल फॉर द ऑक्सीजन एटम। इट कैन अकोमोडेट 2 more इलेक्ट्रॉन टू गेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। तो जो कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया था, वही ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और यूं आपके पास ऑक्साइड आयन बनता है। कैल्शियम आयन और ऑक्साइड आयन दोनों के दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। और यूं ये कैल्शियम आयन और जो पॉजिटिव है डाई पॉजिटिव, और ऑक्सीजन आयन ऑक्साइड आयन दैट इज डाई नेगेटिव आयन, ये लैटिस के अंदर ये अरेंज होते जाते हैं। हमारे पास ये क्रिस्टल लैटिस हासिल होता है। दिस क्रिस्टल लैटिस इज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, और यही जो क्रिस्टल लैटिस है दे प्रोड्यूस द क्रिस्टल्स। और ये अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड के क्रिस्टल्स देखेंगे तो वो क्रिस्टल्स इस तरह के होते हैं। माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरह मेरे पास है नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ Al2O3. Al2O3. This is called alumina. This one is called alumina. अगर आप इसमें देखेंगे ना, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के दरमियान, माय डियर स्टूडेंट, रेशो देखो 2:3, यानी एल्यूमिनियम के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम। आप इसको यूं भी करेंगे ना, ये 2 इधर चला गया -2, और ये 3 इधर आ गया, ये हो गया +3। अब आपने काम क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, आपने एल्यूमिनियम के 2 कैटाइन लेने हैं और ऑक्सीजन के 3 ऑक्साइड आइन एनाइन लेने हैं। वो कैसे, ये जरा फिगर देखें। इसमें ये मेरे पास इधर लेफ्ट साइड पे एल्यूमिनियम के 2 एटम्स हैं। अगर आप दोनों एटम्स के वैलेंस शेल में देखेंगे ना, तो दोनों एटम के वैलेंस शेल में 3-3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उधर मेरे पास वो ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। अगर आप तीनों एटम्स के वैलेंस शेल में देखेंगे तो 6-6 इलेक्ट्रॉन है। अब होगा क्या कि एल्यूमिनियम के दोनों एटम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी 3 और 3 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे, और वो जो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो तीनों ऑक्सीजन एटम में 2-2-2 करके अकोमोडेट हो जाएंगे। यूं एल्यूमिनियम के ये जो दोनों एटम्स हैं, ये 2 एल्यूमिनियम आयन बनाएंगे, यानी 2 हमारे पास Al3+ आयन बनेंगे, और ऑक्सीजन के जो 3 एटम्स हैं, हर एटम 2-2 इलेक्ट्रॉन गेन करके आपके पास 3 ऑक्साइड आयन बनाएगा। अब यूं ये 2 एल्यूमिनियम आयन और 3 ऑक्साइड आयन, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसे आप आयनिक बॉन्ड कहते हैं वो एस्टेब्लिश होती है, और ये 3 डायमेंशनली रिपीट करके आपके पास ये क्रिस्टल लैटिस बनता है, एंड दिस क्रिस्टल लैटिस ऑफ एल्यूमिना। और अगर आप एल्यूमिना को फिजिकली देखना चाहते हैं तो एल्यूमिना इस तरह का होता है। माय डियर स्टूडेंट, हमने ये 3 एग्जांपल्स पढ़ी, और इन एग्जांपल्स में हमने फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इसको स्टडी किया। बात वही चल रही है कि आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता है। मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करती है ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी, और नॉन मेटल जो वो इलेक्ट्रॉन गेन करती है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। एक और चीज भी मैं समराइज करके आपके सामने पेश करता हूं। मेरे पास ये टेबल देखें, इस टेबल में मैंने कंपैरिजन किया है। अगर आप फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट लें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, और ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। इनके बिल्कुल बरक्स मैंने उधर नॉन मेटल लिए, 7th ए ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे हैव टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि फर्स्ट ए ग्रुप के इलेक्ट्रॉन एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और 7th ए ग्रुप हैलोजन वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगी। यूं ये कैटाइन बनाएंगे, वो एनाइन बनाएंगी, और कैटाइन और एनाइन के दरमियान आयनिक बॉन्ड एस्टेब्लिश होगा। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट, और वो क्या है, टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। हमने कहा कि मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी।
अब जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी उतना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इजियर होगा, उतनी फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इजी होगी। जब आप ऊपर से नीचे आते हैं मेटल्स में, अल्कली मेटल्स में, तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब है आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज का मतलब है टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड इंक्रीज कर रही है। और यही आप नॉन मेटल्स की तरफ देखेंगे। नॉन मेटल्स में आप ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ेगी तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन बढ़ती है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन बढ़ती है। इसी तरह अब ये सेकंड ग्रुप को देख लें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनेशियम, बेरियम, they have 2 electrons in their valence shell. They have tendency to lose these 2 electrons and form the di-positive ion. And the elements of 6A group, oxygen, sulfur, selenium, tellurium, they have tendency to gain 2 electrons and form di-negative ion. इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स है they have tendency to form ionic bond with the elements of 6A group. इस तरह हम कह सकते हैं कि थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट they have tendency to form ionic bond with the elements of fifth A group. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड these are metals, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ they are नॉन मेटल्स, और मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान आयनिक बॉन्ड बनता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स की जो मेन प्रॉपर्टीज हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट, आयनिक कंपाउंड्स, दोज कंपाउंड विच हैव आयनिक बॉन्ड इन देम आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। जिन कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड होगा, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होगा, हम उन्हें आयनिक कंपाउंड कहते हैं। आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज अगर आप देखेंगे तो आयनिक कंपाउंड की पहली प्रॉपर्टी, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। माय डियर स्टूडेंट, किसी भी कंपाउंड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उसमें मौजूद जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। जितनी अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होंगी उतना उस सब्सटेंस का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। अब आप देखें कि आयनिक बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिन कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड होगा, आई मीन जो आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी डी इज इक्वल टू एम ओवर वी। वी कम होगा, डेंसिटी ज्यादा होगी। अब जब आयनिक बॉन्ड है आयंस के दरमियान, जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है जिसकी वजह से आयंस एक दूसरे के साथ कंपैक्टली पैक हैं, पैक होने की वजह से उनका वॉल्यूम डिक्रीज करता है और डेंसिटी बढ़ जाती है। दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो है नंबर 2 पे आप इनकी ना ब्रिटलनेस की बात करें। हम कहते हैं कि आयनिक बॉन्ड्स आर ब्रिटल। क्या मतलब? ये मेरे पास आयनिक बॉन्ड्स हैं, इसमें आप स्ट्रक्चर को देखें, ये अपोजिटली चार्ज आयन की एक लेयर, ये दूसरी, ये डिफरेंट लेयर्स पड़ी हुई हैं। माय डियर स्टूडेंट, जब आप ना ये अपर लेयर के ऊपर फोर्स लगाते हैं, ये अपर लेयर्स के जो आयन हैं दे स्लाइड अ बिट, थोड़ा सा आगे स्लाइड कर जाते हैं, और स्लाइड करने की वजह से आप सिमिलर आयन एक दूसरे के आगे पीछे आ जाते। When similar ion comes in front of each other, they repel each other. जब रिपेल करेंगे तो वहां से वो लेयर ब्रेक कर जाएगी। तो हम क्या कहेंगे कि जब हम आयनिक बॉन्ड पर एक स्लाइट एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लिप करती हैं। a little bit slip one above the other. Similar ion come in front of each other और वहां से एक दूसरे को रिपेल करते हैं और वहां से वो लेयर ब्रेक कर जाती है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। इसके बरक्स आयनिक, हम कहते हैं आयनिक सॉलिड्स आर ब्रिटल व्हाइल मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल। तो जो ब्रिटल होता है वो मेलेबल और डक्टाइल नहीं होता, जो मेलेबल और डक्टाइल होता है वो ब्रिटल नहीं। तीसरी जो बात आपने ज़हन में रखनी है वो है नंबर 3 पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी।
माय डियर स्टूडेंट, तीन बातें ध्यान में रखें कि इन सॉलिड स्टेट आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड स्टेट में आयंस आर कंपैक्ट, strongly bonded to each other. There is no free ions. So in solid state, the ionic compounds are non-conductor. लेकिन जब आप आयनिक कंपाउंड को मोल्टन स्टेट में लाते हैं या एक्वस सोल्यूशन में लाते हैं, सोल्यूशन की फॉर्म में मोल्टन स्टेट में, now the positive and negative ion they become free and now they are available to conduct the electricity. तो बातें क्या याद रखनी है? आप कहेंगे इन सॉलिड स्टेट द आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरी बात इन मोल्टन स्टेट और इन सोल्यूशन फॉर्म द आयनिक कंपाउंड बिकम्स कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक और बात जो आपने ध्यान में रखनी है वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी माय डियर स्टूडेंट, एक सिंपल सा रूल है, लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर पोलर में डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड, माय डियर स्टूडेंट, वाटर इज अ पोलर कंपाउंड, water is a polar solvent. When ionic compounds are dissolved into water, they dissociate into positive and negative ion and each ion is surrounded by water molecule. हम कहेंगे कि generally the ionic compounds are soluble in water, but there are a few exceptions. कुछ ऐसे भी ionic compound हैं जो पानी में हल नहीं होते, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। एक और बात जो आप ज़हन में रखेंगे वो है कि crystalline solids. My dear student, ionic compound exists in the form of crystalline solid in which oppositely ions are tightly bound to each other, आपस में strongly bound. My dear student, properties के बाद कुछ बातें, exception to आयनिक बॉन्ड। एक मैं आपको ना बात समझाने जा रहा हूं। एक लफ्ज होता है आयनिक बॉन्ड और एक होता है आयनिक करेक्टर। आयनिक करेक्टर इन बॉन्ड, ये दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। यानी एक लफ्ज है आयनिक बॉन्ड और एक लफ्ज है आयनिक करेक्टर इन अ बॉन्ड। जरा दोनों पॉइंट को समझना। मेरे पास सोडियम क्लोराइड है NaCl। मैं आपसे कहता हूं कि स्टूडेंट मुझे बताओ कि सोडियम क्लोराइड में कौन सा बॉन्ड है, तो आप कहेंगे सोडियम क्लोराइड में वी हैव द सोडियम आयन, वी हैव द क्लोराइड आयन, और दोनों के दरमियान आयनिक बॉन्ड है। अब एक नई चीज आ गई, वो आपने पहले नहीं पढ़ी। वो क्या कि सोडियम क्लोराइड, मैं आपसे पूछता हूं बताएं सोडियम क्लोराइड में आयनिक करेक्टर कितना है, तो आप कहेंगे कि सोडियम क्लोराइड में NaCl में 72% आयनिक करेक्टर है, आयनिक करेक्टर, और 28% जो है दैट इज कोवलेंट करेक्टर। इसका मतलब हुआ कि सोडियम क्लोराइड में ये जो बॉन्ड है ना, ये 100% आयनिक नहीं है। एक बात ध्यान में रखो, बॉन्डेड एटम में जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा ना, उतना उसमें परसेंटेज आयनिक करेक्टर ज्यादा। ये बात रट्टा लगा लो। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि डेल्टा EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम, बॉन्डेड एटम्स में जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज आयनिक करेक्टर, उतना उसमें परसेंटेज आयनिक करेक्टर ज्यादा। अगर आप ना देखें ना कि दो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किन के दरमियान है, तो माय डियर स्टूडेंट, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना, वो सीजियम और फ्लोरीन के दरमियान। फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है, सीजियम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सबसे कम है। अगर दोनों का डिफरेंस लेना 4.0.7
तो डिफरेंस आया 3.3। आई मीन पीरियोडिक टेबल में किसी भी दो एलिमेंट्स के दरमियान जो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 3.3 है। इसका मतलब है सीजियम फ्लोराइड में मैक्सिमम आयनिक करैक्टर पाया जाता है। और जानते हैं वो मैक्सिमम आयनिक करैक्टर कितना है सीजियम फ्लोराइड में? सीजियम फ्लोराइड में जो आयनिक करैक्टर है, वो 92% है आयनिक करैक्टर। और माय डियर स्टूडेंट, इसमें 8% कोवलेंट करैक्टर है। मैं यहां कह सकता हूं जो प्रैक्टिकली इस यूनिवर्स में आयनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, तो मैक्सिमम आयनिक करैक्टर सीजियम फ्लोराइड में मैक्सिमम, और वो कितना है 92%। इसका मतलब है प्रैक्टिकली जितने भी आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं ना, 92% से ज्यादा आयनिक करैक्टर किसमें नहीं पाए। तो मैं कह सकता हूं कि नो बॉन्ड इन केमिस्ट्री इज 100% आयनिक इन करैक्टर। आई में से नो बॉन्ड इन केमिस्ट्री is 100% ionic in character। केमिस्ट्री में कोई बॉन्ड भी 100% आयनिक बॉन्ड नहीं होता। इसके बरक्स केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे बॉन्ड हैं विच आर 100% कोवलेंट इन करैक्टर। 100% कोवलेंट इन करैक्टर वाले बॉन्ड हैं, यानी सिमिलर एटम के दरमियान जो भी बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन के दो एटम के दरमियान H बॉन्ड H, दैट कोवलेंट बॉन्ड इज 100% कोवलेंट इन करैक्टर। क्लोरीन के दो एटम के दरमियान क्लोरीन बॉन्ड क्लोरीन, दैट बॉन्ड इज 100% कोवलेंट इन करैक्टर। लेकिन किसी भी दो एटम्स के दरमियान 100% आयनिक बॉन्ड, आयनिक इन करैक्टर बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता। वजह मैं आपको ना इस डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, जरा दो बुनियादी बातें। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? ऐसा बॉन्ड जो अपोजिटली चार्ज्ड आयन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेरे पास ना ये एक फिग है, ये है लिथियम फ्लोराइड की, लिथियम फ्लोराइड। अब इस फिग में दो बातें बड़े ज़हन से देख लें, बड़े गौर से। लिथियम फ्लोराइड, लिथियम इज अ मेटल, फ्लोरीन इज अ नॉन मेटल। अब इसके दरमियान जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है, जनरली हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। और मैंने पीछे भी आपको पढ़ाया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी हमें बताता है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज्यादा होगा तो वो बॉन्ड आयनिक होगा, 1.7 से कम होगा तो वो बॉन्ड कोवलेंट होगा। लेकिन वो तो जनरली है ना, किसी भी बॉन्ड की नेचर को जानने का। अब ये लिथियम फ्लोराइड को देखें। अब इस लिथियम फ्लोराइड के मॉलिक्यूल में ना आयनिक बॉन्ड के साथ साथ कोवलेंट बॉन्ड भी इन्वॉल्व है। My dear student, in this bond, the electron clouds are not perfectly spherical. Electron cloud perfectly spherical नहीं है. There is slight distortion. Or there is a sharing of electron cloud. इलेक्ट्रॉन क्लाउड की दोनों एटम्स के दरमियान शेयरिंग होती है। व्हेन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर इन्वॉल्व इन शेयरिंग, दैट इज इंडिकेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो इसका मतलब है कि इसमें लिथियम फ्लोराइड में आयनिक बॉन्ड के साथ साथ इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेयरिंग की वजह से कोवलेंट करैक्टर भी इंड्यूस हो जाता है। तो इसके दरमियान जो बॉन्ड है वो 100% आयनिक नहीं है। आगे चल के हम फजान रूल की मदद से ना इसको मजीद एलैबोरेट करने की कोशिश करें। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने लीवर्स कॉन्सेप्ट की बेस पे आयनिक बॉन्ड को, या जिसे हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, उसकी डेफिनेशन, फॉर्मेशन, डिफरेंट एग्जांपल्स, इसको स्टडी किया। और फिर मैंने आपको आयनिक कंपाउंड की चंद जो मेजर प्रॉपर्टीज हैं वो आपके साथ शेयर की। लास्ट में हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि नो बॉन्ड इन केमिस्ट्री इज 100% आयनिक इन करैक्टर। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और करम फरमाए, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।